आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर की बात। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का किया इरादा। आज पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का नवा दिन है। इंतखाबी इस्लाहात पर राज्यसभा में होगी बहस की शुरुआत, जबकि लोकसभा में तखसीस बिल पर भी होगी बहस। मगरबी बंगाल और उत्तर प्रदेश समेत 11 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में वोटर लिस्टों की जारी खुसूसी नजरसानी मुहिम का आज आखिरी दिन और इसी SIR पर इलेक्शन कमीशन का भी है आज अहम इजलास। इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन का दावा, कहा कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के जरिए आफात की वार्निंग और फलाही स्कीमें मुल्क के हर फर्द तक पहुंची। और भारत ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में कांसी का तमगा जीता। अर्जेंटाइन को 4-2 से शिकस्त देकर पहला कांसी का तमगा अपने नाम किया। और अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आज नवा दिन है। ऐवान बाला में आज इंतखाबी इस्लाहात पर बहस होगी और इससे कबल मसले पर कल लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस हुई थी। कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर बहस जारी रहेगी। राज्यसभा में 9 दिसंबर को इस मौजू पर बहस शुरू हुई थी। आज राज्यसभा में मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह खलाई महकमे के लिए ग्रांट्स के मुतालबात पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पर अमल दरामद के हवाले से एक बयान देंगे। मवासलात और दही तरक्यात के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर चंद्रशेखर पिम्मासानी का एक बयान भी एजेंडे में शामिल है। मजीद 12 के पार्लिमानी कायमा कमेटी बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद और पार्लिमानी कमेटी बराए पब्लिक एंटरप्रेन्योर्स की रिपोर्ट्स ऐवान बाला में पेश की जाएगी। वक्फा सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों और मुताल्लिका सवालात होंगे, जिनसे मुताल्लिका वुज़रा जवाब देंगे। लोकसभा में आज के कानून साजी से मुतालिक काम की बात करें तो दी एप्रोप्रिएट नंबर 2 बिल 2025 गौर करने के लिए फहरिस्तबंद है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन भी इस बिल की मंजूरी के लिए करारदाद पेश करेंगी। ऐवान में आज ज़ाब्ता नंबर 377 के तहत मामलात उठाए जाएंगे, तो वहीं आइन में 129वां तरमीमी बिल 2024 और यूनियन टेरिटरी लॉज तरमीमी बिल 2024 के पहले मुतालबे पर मुश्तरका कमेटी की रिपोर्ट्स पेश करने के लिए वक्त बढ़ाने की तहरीक पेश की जाएगी। साल 2025-26 के लिए ग्रांट्स भी लोकसभा के एजेंडे में दर्ज हैं। मजीद 12 के पार्लिमानी कायमा कमेटी बराए पब्लिक अंडर टैकरिंग्स और कायमा कमेटी बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। वक्फा सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से मुतालिक सवालात होंगे, जिसके जवाबात मुताल्लिका वजीर देंगे। लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस होगी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल एक तकरीर की और इस खिताब को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि वजीर दाखिला अमित शाह की एक बेहतरीन तकरीर। उन्होंने हमारे इंतखाबी अमल के मुख्तलिफ पहलुओं, हमारी जमहूरियत की मजबूती और ठोक हकाइक के साथ अपोजिशन के झूठ को बेनकाब किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत इजरायली स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का इरादा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खत्ते में मुनसिफाना और देरीपा अमन की कोशिशों के लिए भारत की हिमायत का इरादा किया। दोनों रहनुमाओं ने भारत इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जारी रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया और बाहमी मफादात के लिए इस ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के अपने अज़्म का इरादा किया। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। इटली के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ताजानी ने कल नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और इटली के दरमियान बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मीटिंग की तस्वीरें शेयर की और लिखा कि भारत और इटली की दोस्ती हमारी आलमी बिरादरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
मुल्क भर में इंडिगो की परवाज़ों की मनसूखी और ताख़ीर के बाद अब सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी आ रही है। पूरे मुल्क में इंडिगो की परवाज़ें अब मामूल पर लौट रही हैं। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कल हवाबाजी की वजारत के कंट्रोल रूम का दौरा किया और मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। कंट्रोल रूम मुसाफिरों के खदशात को फौरी और मौसर तरीके से हल करने के लिए रद्द अमल के औकाफ को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है और वजारत ने मुसाफिरों की परवाज से मुतालिक मसाइल को हल करने के लिए कंट्रोल रूम में एक फ़ोन नंबर भी जारी किया है 011-2460-4283 और 011-2463-2987। मुसाफिर एयर सेवा ऐप और वेब पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स को आज दफ्तर में हाजिर होने को कहा है। DGCA ने CEO को हिदायत दी है कि वो ऑपरेशनल रुकावटों से मुतालिक डेटा और अपडेट्स के साथ मुकम्मल रिपोर्ट्स पेश करें। दरअसल इंडिगो ने कल अपना नजरसानी शुदा शेड्यूल DGCA को पेश किया। एयरलाइंस को उसके मौसम सरमा के शेड्यूल के तहत तकरीबन 2200 परवाजें चलाने की इजाज़त थी। 10% कमी का मुतालबा रोज़ाना तकरीबन यानी कि 220 परवाजों की कमी होगी। Is that the airline let you down? We owe answers to our customers, to our government, to our shareholders, and equally importantly, to our employees. We assure you that we will examine every aspect of what went wrong, and we will learn from it. The board has decided it will involve external technical experts to work with the management and help determine the root causes and ensure corrective action. और गुज़िश्ता दिनों हज़ारों परवाज़ें मंसूख करने वाली इंडिगो की आला इंतज़ामिया परवाज़ों को मामूल के मुताबिक बहाल करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। इंडिगो के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने कहा है कि एयरलाइंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हालिया परवाज़ों में होने वाली रुकावटों के हर पहलू की जांच करेगा। आगे बढ़ते हैं, जहां केरला को छोड़कर 11 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में वोटर लिस्टों की खुसूसी नजरसानी के लिए फॉर्म जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। इलेक्शन कमीशन के हुक्काम आज फॉर्म डिजिटाइजेशन और जमा कराने की पेशरफ्त का जायजा लेंगे और इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश समेत दीगर रियासतों के लिए SIR की आखिरी तारीख बढ़ाने पर गौर किया जा सकता है। ताहम कमीशन ने पहले ही केरल के लिए डेडलाइन को 11 दिसंबर से बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दिया है। 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने केरल में SIR की आखिरी तारीख को एक हफ्ते तक बढ़ाने का फैसला किया था। कमीशन ने कहा था कि हतमी वोटर लिस्ट अब अगले साल 14 फरवरी को शाया की जाएगी। ड्राफ्ट लिस्ट असल में 9 दिसंबर को जारी की जानी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 12 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में जारी SIR अमल के एक हिस्से के तौर पर सियासी जमातों के बूथ लेवल एजेंडों को मुर्दा, मुंतकिल शुदा और गैर हाजिर वोटरों की फहरिस्त फराहम की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में कसीरुल मंजिला इमारतों में बूथों का सर्वे करने से मुतालिक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के हुक्काम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल से पूछा है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए कसीरुल मंजिला इमारतों में बूथ के बारे में एक भी तजवीज़ क्यों नहीं मिली है। खत में कमीशन ने इसके लिए जिलाई इंतखाबी अफसरान DEOs को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि कमीशन ने इस मामले को ठीक से हल नहीं किया है और SIR के अमल के तहत वोटर लिस्ट के अज्जा के बाद कमीशन ने रियासती DEOs को इस काम को तंदही से मुकम्मल करने की हिदायत दी है। खत में कहा गया है कि कसीरुल मंजिला इमारतों, हाउसिंग सोसाइटियों और 250 से जायद घरानों या 500 वोटर्स पर मुश्तमिल रिहायशी वेलफेयर एसोसिएशंस की निशानदही की जाए और उनके कम्युनिटीज़ हॉल्स में नए पोलिंग स्टेशन बनाए जाए। इलेक्शन कमीशन ने DEOs को ये काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत की है और अब इलेक्शन कमीशन ने नए बूथ्स की शिनाख्त की आखिरी तारीख भी 11 दिसंबर से बढ़ाकर 7 फरवरी कर दी है।
काबिल जिक्र है कि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कसीरुल मंजिला इमारतों में बूथ कायम करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुखालिफत की थी। वज़ीर आला ने हिदायत पर अमल करते हुए मेयर फरहाद हकीम ने कोलकाता में कसीरुल मंजिला इमारतों की तंजीमों के साथ मीटिंग की और उनसे कहा कि वो कमीशन के पास अपने एतराज़ात दर्ज कराएं। मगरबी बंगाल SIR के दौरान इलेक्शन कमीशन के सामने रोजाना नई पड़तें खुलती जा रही हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर के जराये के मुताबिक कोलकाता में सबसे ज्यादा वोटर्स हैं जो 2002 की वोटर लिस्ट से मेल नहीं खाते। ये कोलकाता को नो मैपिंग जुमरे में सबसे ऊपर रखता है। कोलकाता के अंदर रास बिहारी में नो मैपिंग की शरह 13% है। वज़ीर आला ममता बनर्जी के इंतखाबी हल्का भिवानी में बगैर नो मैपिंग की शरह 12% है। कोलकाता पोर्ट में ये शरह 11% है और बालीगंज में नो मैपिंग की शरह 10% है। अकेले कोलकाता में लापता, मुंतकिल शुदा और फौशशुदा वोटरों की तादाद 73,000 है। अब इलेक्शन कमीशन ने 14 लाख वोटर्स के रिकॉर्ड के ऑडिट का हुक्म दिया है और इन वोटर्स की मालूमात में बेशुमार तजादात पाए गए हैं और कुछ मामलात में तजादात में नाम की इमला की गलतियां, बाप और बेटे के दरमियान उम्र का गैर मामूली फर्क वगैरह शामिल हैं। मगरबी बंगाल में संदेश खाली की बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। भोला घोष नामी एक शख्स जो शेख शाहजहां के खिलाफ गवाही देने जा रहा था, जिस पर ईडी टीम पर हमला करने का इल्जाम था, एक हादसे में उसके भाई और ड्राइवर की मौत हो गई। भोला के अहले खाना मौत पर सवाल उठा रहे हैं और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। अहले खाना ने जेल में बंद शाहजहां शेख पर बराह रास्त इल्जाम लगाया है। জেলে বসে পরিকল্পনা করছে এর কি কোনোদিন বিচার হবে না? সারা জীবন নির্ভয় মায়ের কোলই কিন্তু খালি হবে। বিচার চাই, আর কিচ্ছু চাই না কোর্টের আদালতের কাছে, যে কবে বিচার পাবো এই আশায় আছি। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का आज यौम पैदाइश है और इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ख्यालात शेयर किए। अमित शाह ने लिखा कि भारत के साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत। अवामी खिदमत के लिए वफ़ एक रहनुमा मुखर्जी की आइन की गहरी समझ ने अवामी ओहदे पर उनके दौर की वजाहत की और उनकी जिंदगी और काम हमारी जमहूरी सफर को मुतासिर करता रहेगा। इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलिकत एल मुरुगन ने कहा है कि हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया है कि आफात से मुतालिक इंतबाहात और फलाही स्कीमों की मालूमात ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के जरिए अवामी नशरियाती इदारे पर प्रसार भारती के तहत मुल्क के हर शहरी तक पहुंचे। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में डॉक्टर मुरुगन ने कहा है कि दही, दूरदराज और सरहदी इलाकों में फलाही स्कीमें, अवामी मशवरे और आफात से मुतालिक मालूमात को फैलाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि प्रसार भारती अपने सोशल मीडिया के जरिए मुल्क के हर शहरी तक ये मालूमात पहुंचाती है और हुकूमत ने प्रिंट मीडिया के फ़रोग के लिए अहम इक़दाम किए हैं। इत्तलात और नशरियात के मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने नवी रेट स्ट्रक्चर कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर प्रिंट मीडिया के इश्तिहारात के नरखों पर नजरसानी की है। उन्होंने वजाहत की है कि इश्तिहारात की शरह में इजाफा डिजिटल दौर में अखबारात को मजीद मसाबकती बना देगा। रेट स्ट्रक्चर कमेटी ने न्यूज़ प्रिंट की बढ़ती हुई कीमतों, महंगाई, पैदावारी लागत और मुलाजमीन की तनख्वाहों की जिम्मेदारियों और दरामदादी कागजात की कीमतों जैसे अहम अवामिल का जायजा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की और हुकूमत ने इसे कबूल कर लिया। नजरसानी शुदा नरखों में रंगीन इश्तिहारात के लिए प्रीमियम और खुसूसी जगह देने जैसे इल्तजामात शामिल हैं। नई शरहें प्रिंट मीडिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म से बढ़ती हुई मसाबकत का सामना करने और माली इस्तेहकाम को बरकरार रखने में मदद फराहम करेंगी और इससे मकामी खबरों के माहौलियाती निज़ाम को तक़वियत मिलेगी और बेहतर मवाद तैयार करने की सलाहियत में इजाफा होगा।
सुधांशु त्रिवेदी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की दौरे से मुतालिक कांग्रेस पार्टी के ट्वीट्स पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की करिश्माई शख्सियत और हिंदुस्तान की आलमी असर रसूख को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की मायूसी एक नई निचली सतह पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि इतने सालों से इक़्तिदार में रहने वाली जमात को समझ लेना चाहिए कि ड्यूटी पर गैर मुल्की सफ़र और छुट्टियों के लिए गैर मुल्की सफ़र में नुमाया फ़र्क है। राहुल गांधी पर तंज करते हुए त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी जब बैरून मुल्क सफ़र करते हैं तो उनके सिक्योरिटी एहलकार भी अक्सर इससे लाइल्म होते हैं। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुल्की दौरे सरकारी होते हैं और उनकी मुकम्मल तफसीलात अवामी तौर पर दस्तयाब है। निहायत ही हास्यास्पद और निंदनीय ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं के संदर्भ में। मुझे लगता है कि जो पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में रही उसे पता होना चाहिए कि आधिकारिक विदेश यात्रा और अज्ञात विदेश यात्रा के बीच में भारी अंतर। प्रधानमंत्री जब जाते हैं आधिकारिक यात्रा पे जाते हैं, देश के कार्य से जाते हैं और एक एक क्षण का डिटेल्ड ब्यौरा अवेलेबल होता है। सुधांशु त्रिवेदी ने बैरून मुल्क से जारी रिपोर्ट्स के हवाले से भी अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस तरह की रिपोर्टें पार्लियामेंट के हर इजलास से पहले सामने आती हैं और अपोजिशन उन्हें बुनियाद बनाकर ऐवान में हंगामा बर्पा करता है। हर संसद सत्र से मात्र कुछ दिन पहले विदेश में कोई रिपोर्ट आती थी और उसको लेकर संसद में हल्ला मचता था। याद करिए पेगासस की रिपोर्ट 18 जुलाई 2021 को आती है। 19 जुलाई 2021 को भारत का मानसून सत्र शुरू हो रहा था। उसके बाद आप याद करिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 24 जनवरी को आती है और 31 जनवरी को 2023 को भारत का संसद का सत्र शुरू हो रहा था। पिछले साल याद करिए जुलाई के महीने में भारत का संसद का सत्र शुरू होता है। 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। तो कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। राहुल गांधी विदेश जाते हैं और उसके बाद इतनी सारी चीजें घटनाएं होती हैं। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में काशी तमिल संगमम में जारी चौथे एडिशन की खबरों की। काशी तमिल संगमम के रिश्तों को मजबूत करने निकली सीरीज सेक अगस्त्या व्हीकल एक्सपीडिशन सफरी मुहिम है। अपने 9 दिन का तवील और दिलचस्प सफर मुकम्मल करने के बाद बुध को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के नमो घाट पहुंची। ये मुहिम काशी तमिल के चौथे एडिशन की खास बात बन गई है और महाशुल्का ने इस मुहिम के बारे में अपने तजुर्बात शेयर किए। ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं ये वहां से आए हैं। ये अलग अलग अपने अपने ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और 10 काशी से चलकर ये ग्रुप आया हुआ है जो कि 2 दिसंबर से चलता है और 2 दिसंबर के बाद आज यहाँ पर ये पहुंचता है नमो घाट पर। और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा बेहद ही खुशनुमा पल है, एक बहुत ही उत्साहवर्धक पल है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। काफ़ी अलग अलग सभ्यताएं हमें देखने को मिली, काफ़ी खुशी भी होती है। हम आरजे शंकराई फाउंडेशन से हैं। मुझे आने में बहुत खुशी हुई कि हमारा काशी और तमिल 10 काशी टू काशी तमिल संगम जो चल रहा है इससे बहुत अच्छा बेनिफिट है कल्चर का और खान पान का। सभी जगह जो जितने भी बीच में आ रहे हैं सबका हम लोग ने गेस करते हुए काशी तक पहुंचा है। ये भगवान का बहुत बहुत वो है और IIT मद्रास का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा पल और सुनहरा पल आया। और प्रधानमंत्री का मोस्ट धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा 2022 में स्टार्ट किया काशी तमिल संगम जो कि आज तक चलता हुआ आ रहा है 4.0। वहाँ से आने में हमने देखा सभी राज्यों के लोगों ने पूरा अपना सहयोग और गर्मजोशी से हम सभी का स्वागत किया और सब तरह से हमें हेल्प मिला है। मैं जो है काशी और तमिलवासी सबका जो समायोजन हो रहा है उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय अपने मोदी साहब को जो इन कार्यक्रम को इन्होंने 2022 में शुरुआत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब तक जो लोग भाषा को लेकर
क्षेत्र को लेकर जो विभेद करने की कोशिश करते थे, उस विरोध को खत्म करते हुए अब दोनों संस्कृतियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। और ये कोशिश महज कोई सरकारी कागजों पर नहीं है, बल्कि दिलों का आदान प्रदान, भावनाओं का आदान प्रदान, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो बॉन्डिंग है ना, वो बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है और यही हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का सपना है। यही उनकी दूरदर्शी सोच है कि जब उत्तर और दक्षिण मिलेगा तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। कैमरामैन सुनील के साथ मैं मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज, वाराणसी। और काशी तमिल संगमम के रिश्तों को मजबूत बनाने अगस्त्य व्हील मुहिम के अरकान वाराणसी पहुंचे, जिस पर मरकजी हुकूमत के सयाहत के डायरेक्टर एल सुब्रमण्यम ने कहा है कि मेंबरान इस सफर से बेहद खुश हैं और ये कामयाबी से आगे बढ़ा है। हमारे नामानिगार मनीष वाजपेयी ने और सयाहत के डायरेक्टर से खास बातचीत की। यहाँ पर इस समय IRCTC के मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं। मिस्टर सुब्रमण्यम, आप बताइए इस एक्सपेडिशन के बारे में और क्या कुछ रहा खास, उसके बारे में बताइए आप। नमस्कार, मैं एल सुब्रमण्यम हूँ, जॉइंट जनरल मैनेजर IRCTC चेन्नई। ये पहले शुरू हुआ था तेनकासी इन काशी 2 तारीख को अंडर लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर and Professor the Education Minister and Professor Kamagoti from IIT. Unke with their blessings we started the journey on the second, and after crossing 6 states across southern states, across the way they propagated the ideals of all the Honorable Prime Minister across the 6 states. Now successfully they have completed the yacht at Varanasi and the felicitation function is being held. तो निश्चित तौर पर ये जो प्रयास है, ये प्रयास अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा हम लगातार बता रहे हैं, यहाँ पर दिलों को जोड़ने की बात हो रही है। कैमरामैन सुनील के साथ मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज, वाराणसी। तो ये थी उत्तर प्रदेश में चल रहे काशी तमिल संगमम की खबरें। और आगे बढ़ते हैं। आज दुनिया भर में यूनिसेफ का यौम तासीस मनाया जा रहा है। ये दूसरी जंग अजीम के बाद कम आमदनी वाले ममालिक में इंतहाई गरीब हालात में रहने वाले बच्चों की मदद के लिए कायम किया गया था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूनिसेफ हर साल 11 दिसंबर को यौम तासीस के तौर पर मनाता है। इस तंजीम की बुनियाद पहली बार 11 दिसंबर को रखी गई थी और इसका मकसद दुनिया भर के बच्चों की फलाह बहबूद, तरक्की और खिदमत है। दी स्टेट ऑफ दी वर्ल्ड चिल्ड्रन 2025 की रिपोर्ट ने इंकशाफ किया है कि दुनिया भर में कम और मुतवस्सित आमदनी वाले ममालिक में तकरीबन 400 मिलियन बच्चों को साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात तक रसाई नहीं है और इसका मतलब है कि हर 5 में से 1 से ज्यादा बच्चों को सेहत, नशोनुमा और बहबूद की सहूलियात नहीं मिलती। ये रिपोर्ट जाहिर करती है कि ये बच्चे माजदूरी के साथ साथ तनावी माहौल में रहने से इन बच्चों की जिंदगियां गैर महफूज हैं। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। 18 साल से कम उम्र के तकरीबन 460 मिलियन बच्चे और 9 उम्र यहाँ रहते हैं। हुकूमत ने इन गरीब बच्चों की जरूरियात को पूरा करने के लिए कई इक़दाम किए हैं। मुल्क में इन बच्चों की बहबूद के लिए सरकार की तरफ से चलाए जा रहे प्रोग्रामों की यूनिसेफ इंडिया ने भी तारीफ की है। गर्भवती महिलाओं के लिए जो मातृ वंदना योजना चल रही है, उसमें भी माताओं के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं ताकि उस समय 9 महीने के उस कालखंड में वो अच्छा पोषण ले सके, ताकि पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो और प्रसूता में कोई संकट ना आ जाए, माँ या बच्ची की जिंदगी बच जाए। मेरी माताओं बहनों, आपका स्वास्थ्य ये हमारी प्राथमिकता है। भारत ने पोषण अभियान, समग्र शिक्षा, पीएम किसान, मिड डे मील स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन और दुनिया के सबसे बड़े अवामी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ग़िज़ाइयत, तालीम, आमदनी में मदद, साफ सुथराई और माली शमूलियत फराहम की है। आज भी दुनिया भर में लाखों बच्चे तालीम, साफ पानी, सफाई,
रिहाइश, सेहत और ग़िज़ाइयत जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। ऐसे बच्चों की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1946 में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड कायम किया गया था। 1950 में यूनिसेफ ने तरक्की पजीर मुमालिक में बच्चों और ख़वातीन की तवील मुद्दती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने मिशन को वुसअत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और भारत और अमेरिका ने बुध को एक मुजव्वज़ा दो तरफ़ा तिजारती मुआहदे पर जारी मुज़ाकरात का जायज़ा लिया। वज़ारत तिजारत के मुताबिक 2 रोज़ा मुज़ाकरात का मकसद दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देना है। पहले रोज़ कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने अमेरिकी नायब तिजारती नुमाइंदे रिक स्विट्ज़र से मुलाकात की। दोनों फ़रीक़ैन ने तिजारती ताल्लुक़ात और जारी मुज़ाकरात पर तफ़सीली तबादला ख़्याल किया। मुज़ाकरात 11 दिसंबर तक जारी रहेंगे और अमेरिका ने इब्तदाई तौर पर तिजारती खसारे का हवाला देते हुए 25% टैरिफ आयद किया और बाद में रूसी खाम तेल की खरीदारी पर इजाफी 25% ताज़ीरी टैरिफ शामिल किया। और जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने तस्दीक की है कि बातचीत बतदरीज आगे बढ़ रही है। मुज़ाकरात के 6 दौर हो चुके हैं और 2030 तक 2 तरफ़ा तिजारत को $500 अरब तक पहुंचाने का हदफ है। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डाल लेते हैं और आपको बता दें कुछ अहम सुर्खियां और ख़बरें कुछ इस तरह से हैं। बता दें कि यूपी में वफ़्द इंदराज की मुद्दत में 6 माह की तौसी की गई है। उत्तर प्रदेश वफ़्द ट्रिब्यूनल का सेंट्रल वफ़्द बोर्ड की दरख्वास्त पर फैसला, आखिरी तारीख अब 5 जून 2026 कर दी गई है। और आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि यहाँ पर दिल्ली फसादात के अंदर उमर खालिद, शर्जील इमाम और गुलफिशा फातिमा व दीगर को जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज कर लिया गया है। आगे की खबर भी जान लेते हैं, जहां आलूदगी के खिलाफ MCD की सख्त कार्रवाई। दिल्ली में की गई है ये कार्रवाई और 6 फैक्ट्रियां इसी के बाइस सील कर दी गई हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।